सबसे पहले बात नागरिकता कानून को लेकर देश में मचे सियासी बवाल की। मोदी सरकार ने वैसे तो पिछले साल दिसंबर में ही नागरिकता संशोधन कानून बनाया था, लेकिन कानून बनाने के बाद 2020 में इसके खिलाफ ऐसा बवाल मचा कि जिसका असर महीनों तक दिखाई पड़ा। दिल्ली से लेकर बंगाल और असम तक इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग प्रोटेस्ट खासे सुर्खियों में रहा। शाहीन बाग एक तरह से सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट का एक मॉडल बन गया, जिसकी अगुवाई खासतौर पर युवाओं और बुजुर्ग महिलाओं ने की। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को जनवरी 2020 में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया। 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने पद संभाला। अमित शाह के मोदी सरकार में गृह मंत्री बनने के बाद जुलाई 2019 में नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद के निकाय चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन ने उनके सियासी कद को ऊंचाई दी। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव और केजरीवाल सरकार की सत्ता में वापसी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा झटका था। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली समेत देश भर में जनवरी 2020 में प्रदर्शन चल रहे थे। शाहीन बाग प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इसी मुद्दे पर सियासी बवाल के बीच दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने दिल्ली फतह करने के लिए अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी थी, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी को महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। केजरीवाल की ये जीत सियासी तौर पर काफी बड़ी मानी गई। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा खासा चर्चा में रहा। 24 फरवरी को ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ भारत दौरे पर पहुंचे। यहां उनके स्वागत में अहमदाबाद के शानदार मोटेरा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया था नमस्ते ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी के लिए स्टेडियम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और काफी गर्मजोशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया। 2020 में राजनीति का सबसे बड़ा खेल हुआ मध्य प्रदेश में। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे वफादार सिपाही माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के साथ ही उनके गुट के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। तो इस तरह से 2020 की शुरुआत में सीएम कमलनाथ थे, लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और फिर बीजेपी से गलबहियां साल 2020 की शुरुआत से लेकर आखिर तक सुर्खियों में रही। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ने सिंधिया को गले लगाया और उन्हें मध्य प्रदेश में राज्यसभा में भेजा। इसके बाद विधायकों के इस्तीफे और मौत के चलते मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हुए, जिसमें जीत दर्ज कर कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी थी। मगर 10 नवंबर को जब नतीजे आए तो कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में 19 सीटें गई और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के नतीजों से तय हो गया कि सत्ता में शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद कुछ इसी तरह के सियासी हालात राजस्थान में सचिन पायलट के बगावत के साथ पैदा हो गए थे। पायलट के बगावती तेवर के चलते राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया और देखते ही देखते गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। पायलट ने 25 विधायकों के समर्थन प्राप्त होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किल बढ़ा दी। पायलट के इस रुख पर पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया और उन्हें न सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। हालांकि इस दौरान गहलोत की जादूगरी कामयाब रही और वो अपनी
कुर्सी बचाने में सफल रहे। महीने भर बाद ये सियासी संकट टल गया। पायलट ने अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ वापसी की।